निखिल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कबीर को अभी तक एक बार भी नहीं मार पाया था। ऊपर से अब कबीर ने उसे और लड़ने के लिए उकसा दिया था। निखिल गुस्से से फटने ही वाला था कि उसने अपनी पूरी जान लगाकर कबीर को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसका मुक्का एक ही हाथ से रोक लिया और अपने दूसरे हाथ से निखिल के पेट की तरफ जोर से वार कर दिया। निखिल को कबीर का मुक्का इतनी जोर से लगा कि वो दर्द से कराहने लगा। उससे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो बदहवास होकर गिरने ही वाला था कि उसने हिम्मत करते हुए अपने आप को संभाला। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। कुछ देर तक अपना पेट सहलाने के बाद उसने फिर से अपनी पूरी जान लगाकर कबीर को एक लात मारी, लेकिन निखिल के इस वार को भी कबीर ने बहुत ही आसानी से रोक लिया और बदले में उसी वक्त निखिल को फिर से पेट पे मुक्का मार दिया। उस मुक्के से लगी चोट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निखिल के मुंह से अब खून निकलने लगा था। निखिल ने खून को निगलते हुए अपना मुंह साफ किया और फिर कबीर पर मुक्कों की भारी बरसात कर दी, लेकिन कबीर ने उनको भी बहुत ही आसानी से रोक लिया। इस बार कबीर ने निखिल के पेट पर मुक्के तो मारे ही, साथ ही साथ अपनी पूरी ताकत से निखिल को 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। इतना मार खाने के बाद निखिल की हालत पस्त हो गई थी। वो लगातार उल्टियां कर रहा था। निखिल का मुंह सूजकर पूरा लाल हो चुका था और अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ये देखते हुए भी कबीर नहीं रुका और फिर से निखिल के पेट की तरफ वार कर दिया। कबीर का वार इतना तेज था कि उसे देखकर लग रहा था जैसे ब्रूस ली खुद निखिल से लड़ाई कर रहा हो। लगातार मार खाने के बाद निखिल अब लगभग बेहोश हो गया था। तभी स्टेज पर जोर से किसी के गिरने की आवाज आई और आवाज सुनते ही सभी लोग स्टेज की तरफ दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि निखिल के मुंह से बहुत खून बह रहा है, लेकिन अब भी निखिल की अकड़ नहीं गई थी। खुद को संभालते हुए उसने कबीर से कहा, क्या तू सिर्फ मुक्के ही मारना जानता है? तुझे बोला था ना मैं तेरा बाप हूं, अगली बार मत भूल जाना, कबीर ने निखिल से कहा। प्रियंका ने जब निखिल को स्टेज पर पड़े देखा तो उसे लगा जैसे निखिल को अटैक आ रहा हो। उसने निखिल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? इधर कबीर को लगा कि बात अब शांत हो गई है, इसलिए वो मुड़कर वापस जाने लगा। निखिल के सभी साथी उसे संभालने में लगे थे और सांस लेने में उसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने तभी निखिल से कहा, ज्यादा शो ऑफ अच्छा नहीं होता। देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। तुझे हीरोइन तो मिली नहीं, लेकिन तू पिक्चर का विलेन जरूर बन गया, जिसकी अभी अभी हीरो से पिटाई हुई हो। अब बस भी करो, उसकी हालत तो देखो, अभी उसको हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी है, प्रियंका ने सबसे कहा। निखिल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तभी रोते रोते सबसे कहा, तुम सबको क्या लगता है कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं हार गया हूं? बिल्कुल नहीं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं उसको हाथ तक नहीं लगा पाया। मुझे अपनी जिंदगी में इतनी शर्म कभी भी नहीं आई है। मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसको हाथ तक क्यों नहीं लगा पाया? ये सुनकर निखिल के साथियों ने प्रियंका से पूछा, तुम श्योर हो कि कबीर की पुलिस आईडी फेक नहीं है? प्रियंका जो खुद ही रिजल्ट से हैरान थी, कोई जवाब नहीं दे पाई। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। इसका कोई ना कोई राज तो जरूर है। रात हो चुकी थी और कबीर को आज अपनी ड्यूटी की पहली नाइट शिफ्ट पर जाना था। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार ही हो रहा था कि उतने ही देर में उससे उम्र में काफी बड़ा एक पुलिस वाला वहां पर आ गया और उसने कहा, तुम्हें नाइट शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
पुलिस वाले को देखकर बताया जा सकता था कि उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है और उसने अपनी जिंदगी के कई साल पुलिस में ही काटे थे। आज सुबह उस आदमी के चेहरे को क्या हुआ था? कबीर ने उससे पूछा। कबीर उस पुलिस वाले की बात कर रहा था जिसकी शिफ्ट उसने ले ली थी। उसने वहां लड़ाई कर ली थी जहां उसे नहीं करनी चाहिए थी। रात में दिल्ली बदल जाता है और जिस एरिया में हम पेट्रोल करते हैं वहां शहर के कई अमीर लोग आते हैं जो लोग दिल्ली की नाइट लाइफ का मजा उठाते हैं। हम पुलिस वाले उन लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं और जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको उन्हीं अमीरजादों ने मारा था। जिस जगह पर हम हैं वहां दूसरों से ज्यादा अपना ख्याल रखना जरूरी है। आओ चलो मैं तुमको हमारा पेट्रोलिंग एरिया दिखाता हूं। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर हिलाया और उस पुलिस वाले के साथ चल दिया। जाने से पहले उसने अपने आप को शीशे में देखा और अपनी गन उठाई। कबीर को उसकी गन आज ही असाइन हुई थी। कुछ देर बाद कबीर उस पुलिस वाले की बाइक पर बैठ गया और फिर वो दोनों अपनी ड्यूटी निभाने चल पड़े। कबीर के साथ जाने वाले उस पुलिस ऑफिसर का नाम प्रदीप सिंह था। प्रदीप को पुलिस फोर्स ज्वाइन किए अब 7 साल हो चुके थे। उसे अपने एरिया की सबसे ज्यादा जानकारी थी। उसे पता था कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। शायद यही वजह थी कि स्टेशन इंचार्ज ने कबीर के साथ प्रदीप को भेजा था। कुछ ही देर में प्रदीप और कबीर अपने एरिया के स्कूल कैंपस पहुंच गए थे। वहां पर उनका काम नाइट क्लासेस करके घर लौट रहे बच्चों की रखवाली का था। वहां पहुंचकर कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद कबीर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और प्रदीप को भी दे दी। सिगरेट पीते पीते प्रदीप ने कबीर से कहा, याद रखना हम पुलिस वालों को दिल्ली में 3 तरीके के लोगों से बचकर रहना होता है। पहले तो वो लोग जिनकी छाती पर टैटू हैं, दूसरे वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक सुंदर औरतें। कबीर को प्रदीप की बात कुछ समझ नहीं आई, इसीलिए उसने प्रदीप से पूछा, और ऐसा क्यों भला? हमें क्यों उनसे क्यों बच के रहना चाहिए? सिगरेट के कश लेते हुए प्रदीप ने उसका जवाब दिया, पहले तरीके के लोग दिल्ली के अंडरग्राउंड दुनिया से हैं। दिन में तो ये लोग लोगों के शोर में दब जाते हैं, लेकिन रात होते ही ये शहर के राजा बन जाते हैं। दिन में ये सारे लोग एक इज्जतदार की तरह कामों में लगे रहते, लेकिन रात होते ही ये अपनी काली करतूतों में लग जाते हैं। तुमने दिल्ली के माफिया के बारे में तो सुना ही होगा। दिल्ली के सबसे बड़े 4 गैंग आज भी जिंदा हैं। हाँ, हम पुलिस वाले हैं और हमें उनसे नहीं डरना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों के पास भी परिवार होता है। बदला लेने के लिए गैंग वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही बात बड़ी बड़ी गाड़ी वालों की, तो असल में वही शहर को चला रहे हैं। उन्हीं के पैसों से ये शहर सांस ले पाता है और इसी वजह से उनके ऊपर सरकार का हाथ है। उनको पुलिस वालों से कोई डर नहीं है। इतना सुनकर कबीर ने उससे पूछा, इन दोनों का तो समझ आता है, लेकिन सुंदर औरतों का क्या? जिसे सुनते ही प्रदीप ने हंसते हुए जवाब दिया, देश की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा शहर है दिल्ली। यहाँ सारी लड़कियां सिर्फ एक चीज के पीछे हैं और वो है पैसा। हर साल दिल्ली में भर भर के जवान और सुंदर लड़कियां आती हैं और वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आती हैं। ये एक तरीके का सौदा है। वह अपनी सुंदरता से एक ऐशो आराम की जिंदगी खरीदना चाहती। जो भी रात में सुंदर लड़की देखे तो समझ जाना उसके ऊपर किसी अमीर आदमी का हाथ है और हम उनसे पंगा नहीं ले सकते।